अच्छा जी, पेज नंबर 5 निकालें आज के नोट्स का। ये एक थ्योरेटिकल टाइप कॉन्सेप्ट है। साइमा लिमिटेड owns a property that has been rented to its subsidiary मारिया लिमिटेड। अच्छा बताएं, अगर साइमा लिमिटेड ने प्रॉपर्टी मारिया लिमिटेड को किराए पे दी हुई है तो उसको मार रही है, उसको प्रॉपर्टी अगर किराए पे दी हुई है तो ऐसी सूरत के अंदर साइमा लिमिटेड के लिए ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टैंडर्ड में फॉल करेगी? IS 40 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। Saima Limited owns a property that has been rented to its subsidiary Maria Limited, which uses it as admin office. Maria Limited उसको एडमिन ऑफिस के तौर पे यूज करिए। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताएं जी ये कैसे क्लासिफाई होगी। इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट द प्रॉपर्टी विल बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद IS 40 एज इट हैज बीन रेंटेड टू अनदर एंटिटी। पेज नंबर 5। लेकिन ये तो किसकी बात हो गई? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अब क्या बात करनी है? जब कंसोलिडेशन की बात करेंगे तो फिर ये आपस के रेंट रोंट और ये सारी चीजें देखी जाएंगी या आपस के रेंटल इनकम्स कैंसिल हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। जब आपस की रेंटल इनकम कैंसिल हो जाएंगी तो इसका मतलब है क्या ये प्रॉपर्टी अब अगर दोनों की नजर से देखी जाए तो फिर तो मेरे ख्याल से सब्सिडरी इसको एडमिन के तौर पे यूज कर रही है। अब अगर सब्सिडरी इसको एडमिन के तौर पे यूज कर रही है तो मुझे बता दें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये पीपी में क्लासिफाई हो या IS 40 में? अब दोनों के एंगल से देखें ना, दोनों एक है। अब अगर दोनों एक हैं तो क्या पेरेंट ने उसको किराए पे दी हुई है या वो एडमिन के तौर पे यूज कर रही है? वो एडमिन के तौर पे यूज कर रही है। इसलिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नजर आएगी या पीपीई में? पीपीई में। However, in consolidated financial statement, the property will be reclassified as PP in accordance with IAS 16. Since group is considered to be a single unit and in respect of property, तो अब इसको ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी समझा जाएगा, यानी इसके ऊपर सिंपल IAS 16 लगेगा। क्लियर? अच्छा, अब इसका वैसे तो सवाल पेपर में आ नहीं सकता, अगर सवाल आया भी तो फिर आप इसकी रेंटल इनकम उड़ा दीजिएगा। लिख लें, रेंटल इनकम पी की किताबों से उड़ा के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दीजिएगा। ऐसे ही होगा ना, रेंटल इनकम उड़ा के क्या रिकॉर्ड कर दीजिएगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्योंकि रेंटल इनकम भी उड़ा दीजिएगा, फेयर वैल्यू गेन भी उड़ा दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है IAS 40 में रेंटल इनकम आ रही होती है और साथ साथ फेयर वैल्यू गेन भी आ रहा होता है। तो रेंटल इनकम और फेयर वैल्यू गेन उड़ाकर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दीजिएगा। ओके, बहरहाल ये मेरे ख्याल से एक थ्योरी के हद तक ये कॉन्सेप्ट था। चलें जी, स्टार्ट करें फॉर्मली। अब ऐसा करते हैं, तरतीब से चीज़ें ले लेते हैं जो जो रह गई हैं। ये निकालें जी, पास्ट पेपर क्वेश्चन 6 के B का 1। IFRS 15। ABCD चाहिए कल मैंने PQ R। पेज नंबर 374। गुइटर वर्ल्ड गिटार वर्ल्ड नॉर्मली सेल्स मशीन A13 फॉर ₹17 लाख। मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर सच टाइप ऑफ मशीन आर नॉर्मली प्रोवाइडेड एट 25,000। ये सवाल इसने कहां से शुरू किया? स्टैंड अलोन प्राइसेस दिए हैं या कॉम्बो प्राइस टाइप कोई चीज दी है? स्टैंड अलोन प्राइसेस दी। डिटेल्स ऑफ 2 कॉन्ट्रैक्ट्स आर एज फॉलोज। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट आसान है क्योंकि लमसम पैसे एडवांस में मिल गए हैं, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ऑन 1 अक्टूबर 18 वी सोल्ड मशीन A13 टू वी लिमिटेड फॉर 19,50,000। उत्तरी खैर, कितने की मशीन है?
कितने की बेची? एज पर द कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट वुड बी मेड आफ्टर 2 years। पेमेंट कब होनी है? 2 years। अब आप मुझे बता दें कि डिलीवरी बोलें यकम अक्टूबर 18, डिलीवरी होनी है जी यकम अक्टूबर 18 को, और कैश कब रिसीव होने? यकम अक्टूबर 20 कर लें या 30 सितंबर 19, 30 सितंबर 20, जो भी आप बोल रहे हैं। तो मैंने कहा था दीवानावार कैश को ढूंढें। आप बता दें इस दिन कितना कैश मुझे मिलना है? 1.95। अब सेल किस पे बुक होगी? पीवी पे या एफवी पे? बोले पैसे 2 साल बाद देने हैं, तो पैसों को ढूंढना है। पैसों को ढूंढ के ऊपर लेके जाना है या पैसों को वापस लेके आना है? तो पीवी निकालेंगे। ये सवाल हमने काफी किए हैं। अच्छा, पहली बात ये होगी कि डिलीवरी की डेट कुछ और है, कैश की डेट कुछ और है। तो मैंने कहा था डिलीवरी और कैश की डेट में अगर 1 साल से ज्यादा का फर्क हो तो ऐसी सूरत में ये सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। एंट्रीज इसकी क्या बनेगी वो सुन लें। यहां पे डिलीवरी होगी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, फिर डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और इन द एंड एंट्री होगी कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। ये तो बात होगी मशीन की। अगली बात करते हैं जी, दैट अबाउट मशीन। Maintenance services would also be provided for 25,000 per month for 2 years, which would be paid at the end of each month। मुझे मेंटेनेंस में ऐसा लग रहा है कि कैश और डिलीवरी में कोई फर्क नहीं है। पढ़ें, would be provided for 25,000 for 2 years, 2 साल के लिए सर्विसेज देंगे, which would be paid at the end of each month। तो हर महीने के एंड पे कैश आएगा और हर महीने के एंड पे सर्विस देंगे, फिर हर महीने के एंड पे कैश आएगा, फिर हर महीने के एंड पे सर्विस देंगे। क्लियर? और कुछ सवाल में उसने ऐसा लिखा है कि कोई कॉम्बो प्राइस हमने इनकी बना के दी है, दोनों को इकट्ठे करके। कोई ऐसी कॉम्बो प्राइस हमने बना के नहीं दी इनकी इकट्ठी करके, तो इसलिए कोई डिस्काउंट वगैरह एलोकेशन किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब मुझे बता दें इसका रेवेन्यू भी साथ साथ बुक होता रहेगा और इसका रेवेन्यू फौरन इस दिन बुक हो जाएगा। अब सवाल मेरा सिर्फ ये है कि उसने पूछा है सिर्फ विद रेफरेंस टू एक्सप्लेन हाउ द अबव कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉर्डेड। दोनों ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 0.2 वाला सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, 1 वाला तो आसान है, इसको कैसे रिकॉर्ड करना है। अच्छा, इस डिस्कशन में ना आई कैप इंटरेस्ट रेट भी लिख गया है, इंटरेस्ट रेट भी लिख गया है कि इंटरेस्ट रेट ये है, हालांकि सवाल में क्या है मिसिंग है। अब आप मुझे बता दें अगर 2 साल का वक्फा हो तो रेट भी मिसिंग है। एक चीज मुझे सवाल में गिवन है, क्या मुझे ये गिवन है कि वैसे अगर ये मशीन बेची जाती है नॉर्मली तो कितने की बेची जाती है? 17 लाख की। इसका मतलब है अगर इस दिन कोई बंदा पैसे ले आए तो कितने पैसे मैं उससे लूंगा? 17 लाख। अब आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 1.7 को ऐसे लिख के इज इक्वल टू 1 इंटू 1.x रेज टू पावर -2। अब ये रेट को आप कैलकुलेटर पे निकालना आता है इस तरह का? जरा ट्राई करें जरा ट्राई निकालें। और जिसको नहीं आता वो फिर दाएं बाएं वाले से सीख ले या ग्रुप में किसी को मैसेज कर दे ताकि वो उनको बता दें। 7 पॉइंट कितने लोगों का निकला है? हाथ का करें। 7.1%। कैलकुलेटर नहीं है लेकिन कहते हैं मैंने सोल्यूशन से देख लिया। फिर कैसे? कैलकुलेटर से निकाला? अच्छा, साथ वाले को रखा हुआ है, सॉरी साथ वाले ने निकाल दिया। 7.1%। 1% आ रहा है? नहीं, इसको आप लोग कैलकुलेटर पे लिखने में कोई गलती कर रहे हैं। कैलकुलेटर पे मेरे ख्याल से इस तरह नहीं लिखते, जब कैलकुलेटर पे लिखते हैं तो किसी और तरीके से लिखते हैं। कैलकुलेटर पे कैसे लिखते हैं? 1 + x इस तरह लिखते हैं और फिर रेज टू पावर इस तरह लिखते हैं। तो क्या जवाब आ रहा है? 7.1। तो यार असूल चेक करो ना, जब भी आप कोई चीज मिसिंग निकालो ना तो उसको चेक कर लिया करो, चेक करने का क्या तरीका है?
अब आपने जिन्होंने 7.1 निकाला है तो वो ऐसा करें 1.95 को पीछे बुला के देखें, ये जवाब आ रहा है 7.1% पे 7.1 आ रहा है। इसका मतलब है कौन लोग ठीक हैं? 7.1% निकालने वाले। और दूसरे क्या बता रहे थे? 1 पॉइंट पता नहीं कुछ बता रहे थे। तो 1 प्लस एक्स कैलकुलेटर पे लिखना, ये इन्होंने बता दिया 1 प्लस एक्स। ओके 1 प्लस एक्स इस तरह कर देते हैं 1 प्लस रेज टू पावर। अब कैलकुलेटर पे इस तरह लिखेंगे, नो यू विल गेट द आंसर। डन। एक्स के साथ परसेंटेज भी लगाना है, आप कैलकुलेटर पे लिख के सही आ जाएगा। उसमें हिट एंड ट्रायल लगा था। नहीं 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 ना करें वो, कैलकुलेटर पे निकालें वो भी, मैंने कैलकुलेटर पे करवा दिया था। अच्छा काफी अरसा हो गया ऐसे, वैसे सवाल आया नहीं। अच्छा अब आप मुझे बता दें सेल कैसे बुक होगी, थोड़ी सी जरा डिस्कशन भी करना सीख लें आज अंग्रेजी में, थोड़ी सी डिस्कशन। ऑन 1 अक्टूबर 2018 द गुड्स आर, बल्कि अगर आपने को 5 पॉइंट्स में से देखना है, कितने मार्क्स हैं? 11 नंबर है। तो अगर आपने वो 5 स्टेप मॉडल लगाना है तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन गिटार लिमिटेड एंड, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आपकी 2 हैं। नंबर 1 टू डिलीवर द मशीन एंड टू प्रोवाइड मेंटेनेंस सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करने की जरूरत नहीं है, ये इसके पैसे अलग मांग रहे हैं हम मुझसे और इसके पैसे अलग तरीके से मांग रहे हैं। ठीक है, और तीसरी बात, चौथी बात, एलोकेशन की भी कोई जरूरत नहीं। बस अब द रेवेन्यू ऑफ मशीन विल बी बुक्ड ऑन डिलीवरी, दैट इज ऑन 1 अक्टूबर 18 व्हेन द रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर्ड। हाउएवर द कैश विल बी रिसीव्ड 2 years later, therefore the debtor will be increased with the amount of interest income over the 2 years and the cash will be recorded on 1 अक्टूबर 20। कैश रिकॉर्ड किया जाएगा 1 अक्टूबर 20 को। In respect of maintenance services, the revenue will be booked when the service is rendered. So a revenue of rupees 25,000 per month will be booked. हर महीने के एंड पे 25,000 का रेवेन्यू बुक किया जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखें, उसने वो रेट भी बीच में डाल के जिक्र किया है। The contract contain 2 distinct performance obligations, selling the machine and providing the contract includes a significant financing component in respect of sale of machine, which is evident from the difference between the promised consideration 1.95 and the cash selling price. Revenue related to machine would be recorded on 1 अक्टूबर 2018। उसने ज़्यादा तफसील नहीं बताई, हमने उसमें ज़्यादा तफसील बता दी थी। Revenue related to maintenance service shall be recorded as and when the services are rendered. The difference between the promised consideration and cash selling price of 2.5 लाख, 2.5 लाख इन दोनों में डिफरेंस है ना, would be recorded as an interest income over the 2 years using the implicit rate of 7.1%। ओके अच्छा ये तो हो गया अगर IFRS 15 के अंदर जो है वो रेट आपको मिसिंग हुआ, लेकिन रेट मिसिंग करने के लिए दोनों टाइम्स की अमाउंट देगा कि 2 साल बाद पैसे लेने तो इतने लेने हैं, आज लेने तो इतने लेने हैं। इसी तरह क्या अगर IFRS 9 के सवाल में रेट मिसिंग हुआ, जिसे मैं इफेक्टिव रेट कहूंगा, IFRS 9 के सवाल में अगर इफेक्टिव रेट मिसिंग हुआ तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं जो हमने क्लास में किया था और आप इंशाल्लाह उस सवाल का रेट जो है वो खुद ही निकाल लेंगे। IFRS 9 शुरू में था, फाइनल अकाउंट से पहले था, बाद में था, यही है, आपको पता होना चाहिए। ये क्या बात हुई? नहीं नहीं किसी ने बोला नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूं। अच्छा जी, पेज 734, पेज 734 सारा डेटा लिखा हुआ है, सिर्फ आपके हाथों में कैलकुलेटर होना चाहिए। We purchased a debenture on 1 January 2015. Following further information is available. It had a face value of 50,000. It is purchased at a premium of, आप बता दें जब परचेज करेंगे तो आपकी, 1 मिनट सवाल ना निकालने, छोड़ो, जब परचेज करेंगे तो आपकी जेब से कितने पैसे जाएंगे? 50,000 या 51,000? ये तो हो गया जो आपने खोया, इसके बदले में क्या आएगा आपको?
इट कैरीज एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 12%, ये तो पेपर में फिर गिवन होगा, इफेक्टिव नहीं गिवन होगा। इट कैरीज एनुअल रेट ऑफ 12% पेएबल इन एरियर्स। अब कैलकुलेटर पकड़े बगैर 50,000 जरा 12% करेंगे पेपर में, 50,000 6,000 और 6,000, ये रेट फर्ज करें मिसिंग है, इफेक्टिव रेट इज मिसिंग इन पेपर। इन्वेस्टमेंट विल बी रिडीम्ड एट 3%, 48। अब आप मुझे बताएं आपकी जेब से टाइम 0 पर क्या जा रहा होगा? 51। ईयर 1 के एंड पे 6,000 आ रहा होगा इंटरेस्ट, और ईयर 2 के एंड में भी 6,000 इंटरेस्ट आ रहा होगा, और ईयर 2 के एंड पे 50,000 आ रहा होगा, या 48,500। ये सारा आपको याद होगा, काफी डिटेल से हमने बात की थी। ये आपको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज 6,000 और 6,000 आएंगी, और एंड पे कितना आएगा? 48,500। और इसको हमने इस तरह भी प्लॉट किया था। 51,000 आपकी जेब से जाएगा, 6,000, 6,000 और 48,500 आएगा। अब आप मुझे बता दें वो क्या रेट होगा, वो क्या रेट होगा कि इसको बुलाऊं इधर 1 साल पीछे, और 6,000 जमा 48,500 को 2 साल पीछे बुलाऊं, तो जवाब क्या आ जाए? 50। अभी थोड़ी देर पहले आइए उसमें भी यही काम किया ना, IFRS 15 के अंदर। इधर कितना लिखा था हमने? 1.7, और 2 साल बाद तो ऐसे ही डाटा है तकरीबन। लेकिन अब क्या है, फिगर्स पहले साल के एंड पे भी हैं, दूसरे साल के भी है। आप जरा लगाएं कैलकुलेटर को काम पे, लगाना आता है कैलकुलेटर को काम पे? 9 पॉइंट नहीं, ये तो लिखा हुआ नहीं, उसने कटा है कैलकुलेटर पे जी। डिस्काउंट करो यार, अक्सान आप भी करो, कैलकुलेटर ऊपर रखो। अच्छा, बंदा रखा हुआ है, किसने बंदे रखे हुए थे पूरे सेशन में कैलकुलेशन के लिए? अच्छा, वो आपका तो आया नहीं बंदा आजकल जी। आ रहे कितने लोगों ने कैलकुलेट कर लिया? जरा हाथ का करते हैं, आधे लोग हाथ का करने, तो तसल्ली हो जाए। तो मेरे ख्याल से ना डिस्काउंट रेट फिर निकालने का तरीका ये पता चला हमें कि टाइम 0 वाली फिगर्स हमें पता होनी चाहिए। इसको ना टाइम 0 कहते हैं, ईयर 1 के स्टार्ट को। टाइम 0 वाली फिगर्स हमें पता होनी चाहिए, और फ्यूचर्स वाली फिगर हमें पता होनी चाहिए। और अगर आप डीप डाउन जाए ना, ज्यादा भी डीप डाउन ना चले जाया करें, फिर निकालना मुश्किल होता है। अगर आप डीप डाउन जाए ना, तो लीज में भी यही था, लीज में भी यही था। पता नहीं ये तो कोई और सवाल चल रहा है। फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर टुडे, वो आज की थी कि लेसर ने इतने का एसेट खरीदा और लॉयर को इतनी आईडीसी पे की, वो आज की थी। और एलपी और यूजीआरवी फ्यूचर की थी। तो ये 3 टॉपिक्स हो गए जिनमें रेट मिसिंग हो सकता है। पिछले 4 साल 5 साल से कभी भी उसने रेट मिसिंग नहीं किया। वो बच्चों को पास करना चाहता है, उसने रेट मिसिंग नहीं किया। तो पिछली दफा वालों को भी यही कहा था, उन्होंने कहा था इस दफा किया, वो हो क्या नहीं हुआ उनके साथ। अच्छा, तो चाहे लीज हो, चाहे IFRS 15 हो, और चाहे IFRS 9 हो, लीज में क्या करना है? इधर फेयर वैल्यू और आईडीसी रखनी है, और फ्यूचर रेंटल्स को देख के उनको इक्विवेलेंट कर देना है। डन। IFRS 15 में थोड़ी देर पहले क्या किया? इधर 1.7 रखा, फ्यूचर में 1.92 रखा, उनको इक्विवेलेंट कर देना है डिस्काउंट लगा के, और इधर भी वही काम कर दें। 9.4 to 4 ही निकल रहा है, बिल्कुल छा गए हो आप। अच्छा भाईजान, अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती, अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती, बोले 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 बोले, ये सवाल आपके सामने है यार। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 13, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन 13 का डिस्काउंट रेट निकालें। परचेज प्राइस बोलें 43,000। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2,000। 43,000 रुपए के डिवेंचर आप खरीदेंगे, और 2,000 और आपकी जेब से जाएगा। टाइम 0 पे खड़े होकर आपकी जेब से 43,000 जाएगा और 2,000 जाएगा, टोटल 45,000। और सामने क्या लिखेंगे? 45,000 के बदले 0% इंटरेस्ट आएगा। पहले साल 0% इंटरेस्ट आएगा, दूसरे साल 0% इंटरेस्ट आएगा, तीसरे साल, और तीसरे साल के एंड पे कितने पैसे आएंगे? 64,500। अब प्लॉटिंग कैसे होगी? 0,0,0 कूपन रेट है, इधर कितना? 64,500। इधर 43,000 या 43 प्लस 2,000?
तो 30%, 50% प्रीमियम है पुत्र। ये ऊपर क्या है? अच्छा, फेस वैल्यू नहीं, सॉरी, परचेज प्राइस। ओके गाय, यू आर राइट मैम। चलें जी, अब देखें जरा क्या है डिस्काउंट है। अब तो सीधी सीधी कैलकुलेशन है जैसे भी IFRS 15 में की है। इधर 57,900 लिख लें, 57,900 नहीं आ रहा, इज इक्वल टू दबा दिया है, आ रहा है, इज इक्वल टू दबा के सो गया है, आ रहा है, आ रहा है, आ गया है, पूरा आया है, पूरा आया, साथ बीवी बच्चे लेके आया तुम्हें हो गया जी। चलें, अब किसी भी टॉपिक के अंदर अगर हमने रेट निकालना है तो हमें आज की अमाउंट्स को आज खड़े होकर जमा कर देना है और फ्यूचर की अमाउंट्स को फ्यूचर के एतबार से भी डिस्काउंट कर देना है। यू विल गेट अ मिसिंग रेट एंड यू विल गिव अ स्माइल टू साथ वाला। ओ, साथ वाले को स्माइल ना दीजिएगा, एग्जामिनर ने कुछ और समझ लेना है। उन्होंने कहना है भाईजान तुसी पेपर नहीं दे रहे, नकल कर रहे हो। और इस तरह ना पेपर दिया करें खुदा के लिए, यानी ऐसे रखा होता है और ऐसे दूसरा वाला सफा होता है और साथ वाला पूरे छापे मारा होता है। इस तरह लिखा रखा होता है। वैसे कितने लोगों ने इस तरह रखा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा यार, ये तो इंशाल्लाह देखेंगे। इनको तरह मैं पेंडिंग पे डाल रहा हूँ स्काई ब्लू वाली चीज़ों को, क्योंकि ये मेरी नज़र में एक रिवीजन टाइप चीज़ें हैं, लेटेस्ट टाइम का सवाल है और IFRS 15 का है, तो ये इंशाल्लाह मैं पेंडिंग पे डाल रहा हूँ। एंड पे किसी के पास टाइम बचा तो बैठ जाए। ये ना 1 2 3 4 5, ये 5 सवाल ना IFRS 15 में थ्योरी के आए हुए हैं। ये तब आते थे जब स्टैंडर्ड लेके जाने की इजाज़त नहीं थी। अब स्टैंडर्ड लेने की इजाज़त है, तब से सवाल थ्योरी का नहीं आया। तो लेकिन आ तो सकता है, आ तो सकता है। तो सवालों को जरा नज़र मारें। 2A 3C 4A 6A 9C, कोई एक इक्का दुक्का को नज़र मार लें मेरे कहने पे, तो 2-3 को घर जाके नज़र मार लीजिएगा। नहीं, प्रैक्टिस के नहीं, पास पेपर के पुत्र। प्रैक्टिस के सवालों में हमने क्या थ्योरी करनी? ABCDFGH IJK LM N P Q R। 2A से शुरू कर देते हैं। 2A से, 2A में क्या सवाल है यार? लेकिन यार मैं आपको एक चीज बता दूं प्लीज, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि आपको इनका जवाब फौरन जहन में आ जाएगा, बिकॉज आपने IFRS 15 को एक दफा थ्योरी नजर नहीं मारी हुई घर से, अभी आप नजर नहीं मार के आए सुबह सुबह, आप तो सुबह सुबह नींद पूरी करके आए हैं। तो यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि आपको फौरन इसका जवाब आ जाएगा, बट जब मैं जाऊं और दिखाऊं किताब में तो फिर आपको याद आ जाना चाहिए। डिफाइन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्टैंडर्ड में कहां होती हैं डेफिनेशंस? IAS में शुरू में, IFRS 15 में एंड पे, और एंड पे किस पे? अपेंडिक्स में। तो अपेंडिक्स में आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एंड स्टेट द क्राइटेरिया व्हिच शुड बी मेट इफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट। चीजें कब डिस्टिंक्ट समझी जाती हैं, इसका आपने बताना है क्राइटेरिया। इसका क्राइटेरिया मोहतरम मैंने वो स्टैंडर्ड के पैराज में भी डाल दिया है और आपको मैंने यहां पे भी टिक करवा दिया था कि चीजें कब डिस्टिंक्ट समझी जाती हैं। ये अ गुड और सर्विस इज कंसीडर्ड एज डिस्टिंक्ट अगर ऑन इट्स ओन और विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये पैरा 27 कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अगला सवाल, अगला सवाल बोलो। 3C, एन एंटिटी शैल रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन और एज द एंटिटी सैटिस्फाइज द PO। सही है जी, ये तो सानू भी पता सी, तुसी और कुछ दसो। बाय ट्रांसफरिंग अ प्रॉमिस गुड और सर्विसेज, ठीक है, गड्डी बेच दो, जो सर्विसेज दे दो। एन एसेट इज ट्रांसफर्ड, हम भी पढ़ते रहते हैं बैठ के पेपर में। एन एसेट इज ट्रांसफर्ड व्हेन द हिल के व्हेन द एन एसेट इज ट्रांसफर्ड व्हेन कस्टमर ऑब्टेन्स द कंट्रोल। तो सवाल, लिस्ट द डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल कब ट्रांसफर होता है इसकी इंडिकेशंस दें। ये स्टेप कौन सा है रेवेन्यू रिकॉर्ड करने वाला? 5वां, सबसे आखिरी स्टेप है, रिकॉर्ड रेवेन्यू एज एंड व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। इंडिकेटर्स बताएं किस वक्त कंट्रोल ट्रांसफर होता है। व्हाट आर द इंडिकेटर्स व्हेन अ कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड? तो तसल्ली से ना अगर आप हेडिंग्स पढ़िएगा रिवीजन में तो आपको ये बात याद आ जाएगी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पैरा 38, कस्टमर हैज लीगल राइट, कस्टमर हैज फिजिकल पोजेशन, ये 4-5 इंडिकेटर्स हैं।
और वो जो 3 मिसालें थी वो किसकी थी? पी और सेटिस्फाइड, और ये 5 मिसालें एट अ पॉइंट इन टाइम। नेक्स्ट, अगला सवाल कौन सा था? डिफाइन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, छड़ दे जान इसकी। लिस्ट एनी 6 एग्जांपल्स ऑफ प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज। प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी होती हैं? ये मैंने आपको सरसरी सा दिखाया था एक जगह कि प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी होती हैं। ये स्टैंडर्ड के अंदर एक पैरा दिया हुआ है, चीज़ें बेचना, सर्विसेज देना, ये सारी चीज़ें प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। मिसाल के तौर पर प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, ये स्टैंडर्ड का पैरा 26 है, ये मैंने नोट्स में भी डाल दिया हुआ है। चीज़ें बेचना, चीज़ें खरीद के बेचना, एग्रीड अपॉन टास्क करना, किसी का एजेंट बनना, कोई कंस्ट्रक्शन करके दे देना, दीज आर कॉल्ड एज प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अगला कौन सा सवाल है? 5A भी तो है ना। लिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स लिखने हैं, वो 5 स्टेप तो स्टैंडर्ड से छापा प्रोग्राम। अच्छा, अगला कौन सा था? 6A, लिस्ट द क्राइटेरिया दैट मस्ट बी मेट टू अकाउंट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर IFRS 15। कॉन्ट्रैक्ट के क्राइटेरिया मीट होने की शराइत बताएं। पहली क्लास 5 शराइत कॉन्ट्रैक्ट के मीट होने की शराइत, ये तो आसान थी। अगला 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 9C, द नेचर, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन प्रॉमिस्ड बाय कस्टमर इफेक्ट द एस्टीमेट ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। डिफाइन द टर्म ट्रांजैक्शन प्राइस, अपेंडिक्स से मिल जाएगी। एंड लिस्ट डाउन द फैक्टर्स दैट मे इफेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, फैक्टर्स दैट मे इफेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। मुझे बताएं डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस स्टेप कौन सा है, फिर अगला बाद में करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस स्टेप कौन सा है? तीसरा। फैक्टर्स फॉर डिटर्मिनिंग ट्रांजैक्शन प्राइस, पेज नंबर, ये बड़ी बड़ी हेडिंग लिखी हुई है पेज 327 पे। फैक्टर्स फॉर डिटर्मिनिंग ट्रांजैक्शन प्राइस, वेरिएबल कंसिडरेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट्स, नॉन कैश कंसिडरेशन और कंसिडरेशन पेएबल टू द कस्टमर। ये 5 चीजें की थी हमने। तो थोड़ा सा ना IFRS 15 पे जरा 5-7 मिनट लगा के ना सफ़ों को एक दफ़ा नज़र मार लीजिएगा, ताकि आपको पता चले किसकी क्या हेडिंग बनती है। वैसे सवाल तो थ्योरी का आने रहा ज़्यादा, और आने का चांस भी मुझे कम ही लगता है, बट यू शुड नो, यू शुड नो। ओके जी, आ जाए अब। हमने जो है वो, यार इंशाल्लाह अब वेट करो बस आधा पौना घंटा, वो किसी और चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ, अभी क्लास खत्म का तो मुझे नहीं पता। हो गया जी, डन डना डन। अच्छा जी, ये मिसिंग रेट भी हो गया, सब हो गया, अल्लाह का शुक्र। ठीक ही रखा हुआ है काम आपने। यार कुछ एथिक्स सीख लें, आए में एथिक्स सीख लें, निकालें जी। अब इंटरेस्टिंग बातें शुरू करते हैं। पास का क्वेश्चन 2 पढ़ें और 6 पढ़ें। तो कभी वॉल्यूम 1 कदे वॉल्यूम 2, साढ़े दिमाग दी दही, दिमाग है दही है भाई, मुझे भी ढूंढना पड़ता है। ABCDEFGHE एथिक्स, E फॉर अंडे एथिक्स। पास पेपर 2 और 6। ओए होए 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 होए, जिया नहीं था, जिया वो जो पिछली रो में बैठता था, वो उसने CA कर लिया। जिया इज अ CA। ये कल तक इंशाल्लाह वॉल्यूम 1 निकल आएगा, पेज 478। जिया ने CA कर लिया। जिया इज अ CA एंड वर्क्स एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर इन यूनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये ना क्वेश्चन 7 से पहले या 5 के बाद है, ढूंढ लें जरा। UEL इज करंटली कंसिडरिंग द एक्विजिशन ऑफ, UEL कौन है? एम्प्लॉयर, यूनिक एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर इज करंटली कंसिडरिंग द एक्विजिशन ऑफ टॉप स्टोरेज लिमिटेड एंड जिया इज अ मेंबर ऑफ टीम which is currently negotiating the acquisition with the management of TSL। तो यूनिक को समझ लें PTCL, जिया को समझ लें आप, अपना आप, और टॉप स्टोरेज को समझ लें यूफोन। तो आप बबलू ने CA कर लिया है, आपको PTCL में नौकरी मिल गई है। PTCL ने सोचा है कि मैं यूफोन को खरीदता हूँ। जब यूफोन को खरीदने गए तो डायरेक्टर्स ने कहा पुत्र तू भी गड्डी से बैठ जा, फोल्डिंग सीट आपके लिए खोल दी। एंड जिया इज अ मेंबर ऑफ टीम, आप भी टीम में बैठ के साथ चले गए, छक्के मारूंगा मैं, विच इज करंटली नेगोशिएटिंग द एक्विजिशन विद द मैनेजमेंट। आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ प्रोस्पेक्टिव एक्विजिशन, आपको पता चल गया कि फ्यूचर में इंशाल्लाह हम इस सब्सिडरी को खरीद लेंगे। सऊदी किंग से बात हो गई है और सऊदी किंग को जल्ला जल्ला करके हमने भगा दिया। जिया ने 10 लाख शेयर खरीद लिए इन द नेम ऑफ हिज सलमा एंड पुत्र रशीद। तो अपनी बीवी और अपने बेटे के नाम के इसने शेयर खरीद लिए। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक में अवेलेबल थी? नहीं, आपको पता थी क्योंकि आप उस मीटिंग का पार्ट थे, अभी पब्लिक में अवेलेबल नहीं थी।
लेकिन आपको पता है कि आपने जब यूफोन को खरीद लेना पीटीसीएल ने, तो फिर यूफोन तो आसमानों पर चढ़ जाएगी। जब आपको ये पता चला तो लोगों के पता चलने से पहले आपने शेयर खरीद लिए। आप बता दें जो सबसे मेन चीज आपने वायलेट की है, जो पहली, नहीं, मैं मेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल पूछ रहा हूं। एक है बुनियादी असूल, उनको कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल, वो 5 हैं, और दूसरा है इसके अंदर आपके 5 थ्रेट्स, 5 खतरे। एक होते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, किन 5 असूलों पे आप चलें। एक होते हैं उन असूलों पे चलने में क्या खतरे नजर आ रहे हैं, क्या क्या खतरे हैं जो उन असूलों पे चलने से रोक रहे हैं। 5 बुनियादी असूलों के जरा नाम गिनवा दें तरतीब से। सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, वो दूसरे हैं, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, और सबसे आइडियल जवाब बताएं जो इसमें देंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी। सबसे मेन जो बात है ना वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। दिस इन सबसे जो पहला जवाब देना है आपने, ये सबसे हकीकत के करीब है। बाकी भी डिस्कस करते हैं, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं फिलहाल। क्या ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है? क्या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी के लिए या अपनी जात ABCDFGHE, क्या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी के लिए या अपनी जात के लिए यूज की जा सकती है? A chartered accountant shall blah 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 blah. CA shall comply with the principle this. ये कहाँ पे, ये एक जगह 4th लाइन, नॉट यूज द इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल एडवांटेज। आपने अपनी जात के लिए यूज नहीं करनी। तो क्या ये इंफॉर्मेशन आपने अपनी जात के लिए यूज की है? तो सबसे बड़ा जो है वो थ्रेट ये है, सबसे बड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल जो वायलेट हो रहा है वो ये है, कॉन्फिडेंशियलिटी। अब आप क्या लिख, शियलिटी नहीं लिख के आएंगे, अब आप लिख के आएंगे अ सीए शैल इंश्योर द, नहीं, ये स्टैंडर्ड देख के नहीं लिखना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। ये पता नहीं कितने दिन रह गए हैं आपके पास, मुझे नहीं पता, तो ये स्टैंडर्ड खोल के नहीं, क्योंकि कुछ जो है वो पेपर से एक दिन पहले लेक्चर ले रहे होते हैं, तो मुझे नहीं पता कितने दिन आपके पास रह गए हैं या कितने मिनट रह गए हैं। अ सीए शैल इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशनल रिलेशन। आगे कोई लॉजिक बस देने की जरूरत नहीं कि ये इससे ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। फर्दर ही शुड नॉट यूज और डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल एडवांटेज और फॉर एडवांटेज ऑफ अ थर्ड पार्टी। In this case, he is using the information for personal advantage by buying the shares in the name of his wife and his son. हाँ, अपनी बेगम और वाइफ के नाम पे खरीद रहे। Therefore, he is in breach of fundamental principle of confidentiality. तो पहले वहाँ से 2-3 लाइनें लिख के आएंगे जो हमने याद की हुई हैं, अपनी मेमोरी में सेव हैं, आप लोगों ने तकरीबन जुलाई में याद की थी, और उसके बाद जो है वो सितंबर में जाके इनको अप्लाई करना है। नेक्स्ट, एक यार इसमें जो है ना वो आपने लगा के जरूर आना है, डेट इज प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर ये कहता है कि आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिसके बाद लोग कहें सीए ऐसे होते हैं। एन अकाउंटेंट शेल अवॉइड एनी हरकतें, कि चौक पे खड़े होकर आप जो है भंगड़ा डाल रहे हो, भाईजान क्या हो गया यार, इमरान खान आ रहे, चपेट मारो, सीए करके ये करना था तुम्हें। एन अकाउंटेंट शेल अवॉइड एनी हरकतें डेट डिस्क्रेडिट द, जब लोगों को पता चलेगा कि आपने बीवी के नाम के और बच्चों के नाम के शेयर खरीद लिए हुए हैं, तो लोग बीवी बच्चों को पकड़ के ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो आप तो मारे जाएंगे। तो ऐसी हरकत आप कर रहे होंगे जो प्रोफेशन के नाम पर बोले क्या आ रहा होगी, धब्बा आ रहा होगा, डब्बा नहीं धब्बा। अच्छा यार, अब ये ना पेपर में ये पेज 473 है, इसमें मैंने आपको बताया था पेज 473 कि सीए ने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अपने या अपने दोस्तों के लिए यूज कर ली। इसमें ना 2 ही लगाए जाते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। अच्छा एक और है यार, असल में एक है पेपर में अकल लगाना, एथिक्स में बिल्कुल एक है नकल लगाना, बिल्कुल सही है। नकल से मुराद ये कि जो सर ने बताया वो, एक है अपनी अकल लगाना और एक है नकल लगाना। एथिक्स में ना आपने जो सिनेरियो पढ़ के आपके जहन में आ रहे होंगे ना, वो इंशाल्लाह 5 फिट करा सकते हैं। आपको मौका दिया जाए ना
तो आप इंशाल्लाह हर सिनेरियो पे 5 फिट लगा सकते हैं, आप में इतनी इस्तेदाद और इतनी सलाहियतें मौजूद हैं। इसलिए जो एथिक्स के स्टैंडर्ड बने हैं ना, उन्होंने इस चीज से मना कर दिया। उन्होंने कहा सेट ऑफ रूल्स पे चलें, अपनी अगर आप चीजें लगाएंगे ना तो वो मसला होगा। मैं खुद बताता हूं इसमें क्या करना है। इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बॉस ने एम्प्लॉय को अगर कभी गलत काम करने को कहा कि जनरल एंट्रीज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो आपने 3 लिख के आने हैं, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। और अगर एम्प्लॉय वैसा करने को उसका दिल चाहे तो ये खतरा सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से तब क्रिएट होगा जब आपको कोई बेनिफिट मिल रहा होगा। और अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला तो बॉस का खौफ ही काफी है वो गलत काम करने के लिए जो बॉस कह रहा है। और इधर ये जो एम्प्लॉय गलत काम कर रहा है, शेयर्स खरीद रहा है, इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर भी है। और थ्रेट क्या फेस हो रहा है, अपनी जात को फायदा देना चाह रहा है। ये इसमें कोई इंटिमिडिएशन नहीं है कि बीवी का खौफ है, बीवी क्या कहेगी अगर शेयर ना खरीदे। पता भी चल गई थी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, बीवी बूवी का खौफ यहां नहीं डालना, वो घर में ही रखें। तो यहां आपने क्या रखना है, सेल्फ। तो इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। हाँ, इसमें एक तीसरी चीज डाल सकते हैं, सीए हैज लिटिल नॉलेज। सीए गलत जनरल एंट्रीज करने, सीए खुद ही गलत जनरल एंट्रीज कर रहा है। सीए हैज लिटिल नॉलेज, इसमें क्या लिख के आएंगे, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। ये भी एक सिनेरियो है जो टेस्ट होता है। तो सीए हैज लिटिल नॉलेज, और उसको क्या कहेंगे, एक है गलत एंट्रीज करने को कहना, इट इज नॉट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की वायलेशन। गलत एंट्रीज करने को कहने का क्या मतलब है कि सही आपको पता है तो छोटे को कह रहे हो ना गलत एंट्रियां करो। तो ये सही एंट्रीज, अब मैं आपको 2 मिसालें देता हूं जहां पे ये वाला जो मैंने आपके सामने नया एक सेट रखा है, ये जहां टेस्ट हुआ है। मैं आपको 2 मिसालें देता हूं। एक मिसाल इसी बुक के अंदर अवेलेबल है, इसी पार्ट में। Wahid is chartered accountant recently employed by AAPLC as a deputy to finance director. फाइनेंस डायरेक्टर आरिफ है, जो सीए है वहीद छोटा है। AAPLC is listed on Lahore Stock Exchange, पेज नंबर 472. On Wahid's first day of the job, वहीद पहले दिन आया जॉब के, he met with आरिफ, उस आरिफ से मिला अपने बॉस से। Who said, look, keep it to yourself, ये बातें तेरे तक और मेरे तक रहें। I am having a second interview in next week for a new job. मैं जहां जॉब छोड़ के जा रहा हूं, the first thing that I need to tell you that is to review the financial statements before auditors arrive. फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नजर मार ली इससे पहले कि ऑडिटर आके कोई रोला डालें। आई क्वालिफाइड अ फ्यू इयर्स अगो, चंद साल पहले मैंने क्वालिफाई किया माशाल्लाह। तुझे बताऊं, क्या बताऊं कैसे किया है। एंड आई एम नॉट अप टू डेट, और मैं अप टू डेट कोई नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट क्या होते हैं, मैंने अपने ज़माने में कुछ और ही पढ़ा था। ऑन ऑल द लिटल टेक्निकलिटीज इन IFRS आई एम नॉट अप टू डेट। यू शुड नो दीज बेटर देन मी। तुम तो सही जानते होगे क्योंकि तुमने सुना है कि अकाउंटिंग का पेपर 3-4 दफा में दिया है। यू शुड नो बेटर देन मी एंड यू विल नो मोर अबाउट व्हाट ऑडिटर्स माइट फोकस ऑन। वी मस्ट डू आवर बेस्ट टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन मोस्ट फेवरेबल लाइट, as the bonus paid to employees depends on the profit being more than 10% bigger than last year. And remember that you qualify for this too. और तुम भी आए हो, तुम्हें भी बोनस मिलेगा। Keep this in mind when you carry out the review. नजर मारते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस बात को जहन में रखना कि प्रॉफिट पिछले साल से की बनिस्बत इस साल 10% बढ़ाना है, तो 10% bigger than last year's. And remember that you qualify for this too. Keep this in mind when you carry out the review, as we do not really want to find anything. Do well at this and I might put in a good word for you. और इसकी कोशिश करना कि 10% ज्यादा प्रॉफिट आ जाए। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं जाते हुए तुम्हें एक नोट दे के जाऊंगा जो डायरेक्टर्स के होगा कि ये बंदा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, 2 नंबरियां। When I leave, as I am sure you will be a great replacement for me. और तुम मुझे बदलो, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। तुम ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा एसेट बनने वाले हो। इस सवाल में बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कह रहा है। वो बातें तो अपनी जगह जो मैंने आपसे कही हैं। क्या बॉस कौन से मेंटल प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है? बॉस वायलेट कर रहा है मोहतरम, इंटेग्रिटी नहीं है बॉस में, गलत काम करने को कह रहे हैं। नंबर 2, न्यूट्रल रह के नहीं काम कर रहा। इसमें आपने लॉजिक ये देके आनी है कि वो प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाह रहा है, तो न्यूट्रल रह के काम नहीं कर रहा। और तीसरी बात,
वो ऐसी हरकत कर रहा है जिससे प्रोफेशन के नाम पर, लेकिन एक लाइन इस सवाल में और थी जिसकी वजह से एक और बात लिख के आनी थी। हाँ, आई हैव लिटल नॉलेज, इसलिए उसके पास कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है? कॉम्पिटेंस। बाकी एम्प्लॉय के लिए वही थ्रेट है, अल्लाह का शुक्र है, इंटिमिडिएशन थ्रेट एंड सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो इस तरह की लाइन भी आ सकती है, तो इस तरह की लाइन को भी आपने इस तरीके से कटर करना है। अब बेस्ड ऑन दिस IFRS 15 का एक लेटेस्ट अटेम्प्ट का जो है वो सवाल आया था, वो मैं आपकी खिदमत में गोश्त गुजार करता हूं। ABCDFGHIJK LMNO PQR। अच्छा, ये क्वेश्चन 12 मैंने अगर टाइम बचा ना आपको एंड पे करवाना है। क्वेश्चन 12 में ये कहानी लिखी हुई थी उसने, उसके बाद एनालाइज द ट्रीटमेंट सजेस्टेड बाय CFO। नेक्स्ट, CFO chartered accountant has suggested that revenue of flan units should be recorded in those are 21 as the machine is special nature and no alternate use. Further, sales team cost should be taken to P&L as this has been fully recovered through 10% advance। ये बात आपको तब समझ आएगी जब ऊपर वाली बात आप पढ़ेंगे, लेकिन जब ये बात आप पढ़ लेंगे आपको लगेगा ये अकाउंटिंग कुछ और करनी है और क्या कुछ और रहा है। तो इसमें ICAP ने जवाब में लिखा है कि ब्रीफ, अब इसमें बॉस एम्प्लॉय को कुछ करने को नहीं कह रहा, बस CFO खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने ये सजेशन दी है कि ये कर लो। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ CFO मे बी इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। ये कर लो इस वजह से ऐसा कर लो तो नहीं लिखा होगा, ऑब्जेक्टिविटी भी लिख के आए। तो इस सवाल में ICAP ने सिर्फ सोल्यूशन में लिखा है कि ही इज इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, क्योंकि ऊपर सिनेरियो कुछ और एंट्रीज करने को कह रहे हैं और ये जब आप पढ़ लेंगे 2 पैरास तो आपको लगेगा ये बंदा कुछ और करने को कह रहा है। तो इट मींस के ही इज वायलेटिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। अब एक लफ्ज ढूंढे इसमें, ही हैज सजेस्टेड दैट ये कर लो, आगे उसने बताया कि क्यों करो, टू ऑब्टेन फला मकसद, टू ऑब्टेन बैंक लोन। इसका मतलब है वो सही एंट्रीज ही नहीं जानता, और अगर वो कहता कि इंपेयरमेंट लॉस आ गया रिकॉर्ड ना करो, तो मतलब फिर वो जानता होता सही चीज, लेकिन जानने के बावजूद गलत काम करने को कह रहा होता। तो ऐसी सूरत में हमने फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं लगाना था। अच्छा, पिछले सवाल में क्यों प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस लगाया? तो उसने लिखा हुआ था उसमें क्या है, लिटल नॉलेज है। चलें जी जी इसमें थ्रेट उसको तो कुछ नहीं है, थ्रेट तो आमतौर पे जिसको गलत काम करने को कहा जा रहा होता है उसके दिल में होता है, तो इसलिए उसने थ्रेट पूछा भी नहीं। ओके, वो बता दें पास पेपर का क्वेश्चन 6 हो गया 2। अच्छा, अब आपका मेन पेज कौन सा बना है? मेन पेज आपका बना है जी वो जो समरी वाला, कौन सा पेज नंबर 473। इसकी वजह से इंग्लिश थोड़ी बहुत ही कोई मैच शायद ऑडिट से भी हो जाए, जो ऊपर वाली अंग्रेजी हैं उधर भी याद की हुई अंग्रेजियां ये वाली, लेकिन वो क्लाइंट का लफ्ज़ लिखाइएगा, खुदा के लिए क्लाइंट का लफ्ज़ लिखाइएगा। आप नौकरी कर रहे हैं कहीं पे, तो क्लाइंट का लफ्ज़ जो लिख के आते हैं ना, ये ब्लंडर होता है, इससे फिर ICAP को पता चलता है कॉपी पेस्ट प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, क्वेश्चन 2 पढ़ें। बाकिर AC is working as finance manager at Kiwi Limited। वो कीवी नहीं होती थी पुराने जमाने में, शू पॉलिश, आ लिस्टेड कंपनी, एंड पोस्ट शायद FCA हु इज अ CFO। वो बड़ा हो गया माशाल्लाह, वो छोटा CA बड़ा CA। बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू ऑफ KL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी डायरेक्टर ने साइन नहीं किया, ये स्टैंप तो नहीं लगाने लगा, नहीं, बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू ऑफ KL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। भाई मुंह ऊपर रखना, तेरी टिंड पे मारना है मैंने। ऐसे करके पढ़ा है। अच्छा, बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर, क्लास के एंड पे ये, बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018, ज़हूर, ये कौन है? बाकिर में, बाकिर भी नहीं है, शाहिद भी नहीं है, ज़हूर अ म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ बाकिर एंड असद। ये असल में कोई इनके दरमियान में होगा बंदा, बाकिर और शाहिद दोनों का दोस्त है। ज़हूर ने इन्फॉर्म किया बाकिर को, छोटे को, बड़े को, छोटे CA को,
छोटा सी है बड़ा सी है, छोटा सी है बड़ा सी है। जहूर ने बताया छोटे सीए को कि बड़े सीए ने एक मशवरा दिया उसे टू परचेज केएल शेयर। अब ये इनका दोस्त है जिसका पता नहीं सीए से कोई ताल्लुक में नहीं है, सीए छोड़ के चला गया हुआ है। तो वैसे ही जहूर और शाहिद की मुलाकात कहीं होगी, तो शाहिद ने जहूर को कहा होगा कि जहूर ऐसा करो कि मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, तुमने इधर उधर के क्या शेयर खरीदने हैं, उस कंपनी के शेयर खरीद लो जिसमें मैं हूँ। ऐसा हो सकता है ना, सीए करने के बाद आपका लंगोटिया जा रहा है, यार मैं डॉक्टर बन गया हूँ, इंजीनियर बन गया हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हैं, तो आप उसे कान में कहें यार मैं जिस कंपनी में हूँ ना उसका प्रॉफिट बड़ा अच्छा आ रहा है। वो कहे अभी तो उन्होंने अनाउंस नहीं किया, अभी तो हमें और चौक, तो उसका प्रॉफिट बड़ा अच्छा आ रहा है, उसके शेयर खरीद लो। उस किस्म की कहानियाँ। तो केएल शेयर्स एज हायर अर्निंग पर शेयर इज एक्सपेक्टेड, एट हायर अर्निंग पर शेयर इज एक्सपेक्टेड दिस ईयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलती है? FR1 पढ़ा हुआ आपने? ईपीएस का टॉपिक पढ़ा था? थल्ले शेयर उत्ते अर्निंग, अर्निंग पर शेयर। अच्छा, पैट माइनस इरिडीमेबल डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तुम्हें कहीं ईपीएस का 8 नंबर का सवाल ना आ जाए ना, इसलिए कह रहा हूं। अच्छा तो 92 नंबर की तैयारी करें, 8 नंबर की टेंशन नहीं ली। तो एज हायर ईपीएस एक्सपेक्टेड दिस ईयर, ये किसने किसको बताया कि किसने किसको क्या बताया? जहूर ने छोटे सीए को बताया है कि बड़ा सीए जो तुम्हारा बॉस है वो इन एथिकल प्रैक्टिसेस कर रहा है, और उसने मुझे बताया कि ईपीएस अन्नी आने वाली है। जहूर 2 नंबर बंदा है। जहूर ने बाकिर का भी मशवरा मांग रहा है, इसके मुंह से भी कुछ निकलवाना चाह रहा है, छोटे सीए के मुंह से। जहूर ने मशवरा मांगा है बाकिर का कि भाईजान इस मैटर पे तुम भी मुझे मशवरा दे दो, दोस्ती में दे देंगे? दोस्ती में दे देंगे मशवरा? डिपेंड करता है लेवल ऑफ दोस्ती। अच्छा, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ बॉस मे बी इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। अगेन वही वाले दो, कॉन्फिडेंशियलिटी, इसने इंफॉर्मेशन अपनी जात या दूसरों की जात के लिए, फ्रेंड्स की जात के लिए इस्तेमाल की है, तो बॉस में क्या प्रिंसिपल मौजूद नहीं है? फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन सा मौजूद नहीं है? कॉन्फिडेंशियलिटी। और दूसरा प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर क्यों? ही इज डूइंग एन एक्शन विच डिसक्रेडिट द प्रोफेशन। वो एक ऐसी हरकत करे जिससे प्रोफेशन के नाम पर क्या आएगा? आंच आएगा। तो यार ये ना क्वेश्चन 2 और 6 एक जैसे हैं, इनमें से किसी एक का सोल्यूशन याद कर लीजिएगा, और 1, 3, 4, 5 एक जैसे हैं। तो इनमें से नीचे मैंने लिखे भी हैं, वो जो पेज आपको बताया मैंने 70 पता नहीं कौन सा है, उस पर लिखा भी हुआ है सारा। तो इनमें से एक एक दो दो के सोल्यूशन याद कर लीजिएगा ताकि वो वाली अंग्रेजी आप लिख के आ सकें। अगला सवाल, ऑल्सो स्टेट द थ्रेट्स दैट बाकिर मे फेस इन द अबव सर्कमस्टांसेस एंड हाउ ही शुड रिस्पॉन्ड का मतलब होता है सेफगार्ड्स। Also state the threats that बाकिर may face in the above circumstances। ऊपर वाले circumstances में बाकिर कौन सा थ्रेट फेस कर रहा है? अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, क्या बॉस की शिकायत आगे लगाना, चलो लग गई लग गई, क्या बॉस की शिकायत आगे लगाना, अगर आपने बॉस के बारे में, अंग्रेजी जरा पढ़िएगा, अगर आपने बॉस की शिकायत आगे लगा दी तो क्या चीज आपको रोक, आगे कहां लगाएंगे? डायरेक्टर्स को बताएंगे ना कि यार मुझे पता चला था बॉस जो है ना कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करता है, तो क्या आपके दिल में बॉस का खौफ होगा? आपके दिल में बॉस का खौफ होगा? इस थ्रेट का नाम बताएं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की वजह बताएं। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप में आप उसको सजेशन दे जाएंगे। यार फेमिलियरिटी ना फैमिली मेंबर्स के साथ खास रखना, फेमिलियरिटी फैमिली मेंबर्स के साथ खास रखना। असल में वो अगर फैमिली मेंबर्स को ना फेमिलियरिटी थ्रेट, अगर आप क्लियरली बात करें ना, आपका फैमिली मेंबर जॉब कर रहा हो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां पे आप हैं, और फिर आपसे पूछा जाए कि इसकी जॉब में इंक्रीमेंट लगाऊं ना लगाऊं, चेंज करूं ना करूं, तो फिर आप फेमिलियरिटी थ्रेट लगा के आइएगा, वरना दोस्त की दोस्ती इफेक्ट होने से मुराद कौन सा थ्रेट लगेगा? बोलें, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो बाकिर मे फेस सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एज इन इंटरेस्ट टुवर्ड्स फ्रेंडशिप विद ज़हूर मे बी एट स्टेक, अगर वो रिफ्यूज करता है उसको और उसको मशवरा नहीं देता। अच्छा, इसमें अब चैप्टर में 3 चीजें हैं।
एक तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ये नंबर पहले हैं सबसे 5। उसके बाद थ्रेट्स हैं, खतरे हैं। नेक्स्ट उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं, इसको आपने इन्हीं नामों से याद करना है। कौन सी इंफॉर्मेशन हमें सीए करने के बाद बनानी पड़ेगी, ये मैंने बोल्ड भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया। इसमें से 2-2, 3-3 नंबर का सवाल आता है। प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन के नाम से, व्हेन प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शेल कौन सी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करेगा, जनरल रिक्वायरमेंट्स के नाम से सवाल आ सकता है। यूज ऑफ डिस्क्रिशन के नाम से 2-4-5 नंबर का सवाल आ सकता है। फिर व्हेन प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल, व्हेन परफॉर्मिंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज स्पेशली दे डू नॉट रिक्वायर कंप्लाइंस विद द रेलेवेंट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जैसे आपने वैल्यूअर से वैल्यू लगवानी है, सीए शैल एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट, तो इस पूरे में से सवाल आ सकते हैं अंग्रेजी बना के। अगर आपने सीए कर लिया और आपने दूसरे के वर्क पे रिलाई करना है, जैसे आईएएस 37 में आप लॉयर के मशवरे पे रिलाई करेंगे और आईएएस 16 में आप वैल्यूअर के मशवरे पे रिलाई करेंगे, तो रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ अदर्स। और इसके बाद एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन दैट इज और माइट बी मिसलीडिंग, ये तो वो सेफ गार्ड देना। और अगर इन एनी केस आप जॉब छोड़ना चाहें तो छोड़ने से पहले ये डॉक्यूमेंटेशन आप अपने पास कर लें, ताकि ना भी छोड़ें जॉब, ये डॉक्यूमेंटेशन अपने पास कर लें कि फलां केस हुआ था, उसमें ये मसला हुआ था, इस वजह से मैंने इन मसलों को क्या कर लिया, डॉक्यूमेंट कर लिया। तो मोर और लेस उसी 3 में से सवाल आ रहे हैं। पहला सिनेरियो किस किस्म का आ रहा है, बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कहते हैं। दूसरा आ रहा है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो रही होती है। और तीसरा आ रहा है बॉस के पास नॉलेज नहीं है, उसके लिए खास है, उसका नाम क्या है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ओके, आगे देखें जी, आगे क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ओवरऑल डिस्कशन हो गई। फाइनल अकाउंट, हैंड रिटन पेज निकालें, सेल ऑन रिटर्न बेस, हैंड रिटन पेज, सेल ऑन रिटर्न। बस अब ये सारी चीजें ना 5-5 मिनट की रह गई हैं। ABCDEFGH, H की तरह ABCDEFGH, वॉल्यूम 2 में ना, वॉल्यूम 2। ये यार FR1 की रिवीजन जरूरी है कि उसको सेल एंड रिटर्न की एडजस्टमेंट ना आ जाए। अच्छा, एक तो सेल ऑन रिटर्न वो थी ना जो हमने पढ़ी थी IFRS 15 में, उसमें तो अगर वो कह दे कि 100 यूनिट बेचें और 10 आने का चांस है तो हम सेल ही 90 की बुक करते हैं। ऐसा भी सवाल पेपर, बहुत दोस्ती तुम लोग लगा रहे हो आज, ऐसा भी सवाल पेपर में आ सकता है कि आपने चीजें बेची हैं और चीजें बेचते हुए आपने कहा है कि अगर पसंद ना ही वापस कर देना, और कुछ भी नहीं बताया, इसका मतलब है सारी सेल ही बुक करने की जरूरत नहीं है। अब मैं पढ़ता जाता हूं, आपने मुझे ट्रीटमेंट बनाते जानी है। आज हम सेल ऑन रिटर्न बेसिस की PhD करेंगे। बुक्स ऑफ मेट्रो कैश एंड कैरी, मेट्रो कैश एंड कैरी ने सेल किए इंपोर्टेड पंखे रॉयल फैन को, तो सेलर कौन है, मेट्रो कैश एंड कैरी, हैंड रिटन पेज 4। और बायर कौन है, किस दिन बेचे हैं पंखे, ऑन सेल और रिटर्न बेस। बताया कितने वापस आने हैं कितने नहीं, कुछ नहीं बताया, इसका मतलब है सारे ही वापस आ। मुझे बताएं, सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेस 20 जून को क्या एंट्री होनी चाहिए, कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर पैसे आ जाए तो कैश डेबिट कर दें, वो आपकी मर्जी है, लायबिलिटी बुक कर दें, ठीक है। लेकिन अगर आपके पैसे से कोई नहीं आए, क्रेडिट सेल है, तो कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, डन। क्योंकि आपने अगले को क्या राइट दिया कि चीजें क्या कर जाए, वापस कर दे। कस्टमर कैन रिटर्न द गुड्स बाय अगला साल, अगला साल ही बनता है ना, 30/14 को हमारा साल खत्म हो जाएगा, अगले साल कस्टमर चीजें वापस कर सकते हैं। सेल प्राइस चीजों की कितनी है, 390, और मार्कअप कितना है, 30%। अब असूली तौर पे क्या होगा, इस दिन हमने सेंड की हैं चीजें ऑन रिटर्न बेस और इस दिन एक्सपायरी डेट है। अब क्या करना है हमने पेपर में, नो सेल शुड बी रिकॉर्डेड फॉर ईयर एंडेड 30/14, 20/14 है ना, तो 30/14 पे खड़े होकर कोई सेल रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। बिकॉज एंड द गुड्स लाइंग विद रॉयल फैन शुड अपीयर इन द मेट्रो स्टॉक। मेट्रो कैश एंड कैरी एक कोई रिटेल स्टोर टाइप है, उसके पास इंपोर्टेड पंखे आए थे, वो बिक नहीं रहे थे, उसने वो रखवा दिए रॉयल फैन के पास। रॉयल फैन को कहा अगर बिक गए तो ठीक है, या पसंद आ गए तो ठीक है, वरना महीने के अंदर अंदर वापस कर
साल के एंड तक फोन आ गए कि इतने पसंद आ गए हैं, अगर आ जाए तो सेल बुक कर दीजिएगा, लेकिन कोई फोन शोन नहीं आया। आप बताएं क्या सेल बुक करें या ना करें? स्टॉक पड़ा उसके पास हुआ है रॉयल फैन के पास, लेकिन मेट्रो कैश एंड कैरी, बताएं क्या करे? अपने स्टॉक में रखे, स्टॉक लाइंग विद अदर पार्टीज। नो सेल शुड बी रिकॉर्डेड, सारे F1 की एडजस्टमेंट है इन्वेंट्रीज के टॉपिक की। नो सेल शुड बी रिकॉर्डेड एंड द गुड्स लाइंग विद रॉयल फैन शुड अपीयर इन द स्टॉक इन ट्रेड। करंट एसेट्स में हर सीए ही नहीं होता, करंट एसेट भी होता है। करंट एसेट में स्टॉक में फिजिकली लाइंग भी हमारे पास कुछ पड़ा होगा अपना स्टॉक, और स्टॉक लाइंग विद फला बंदा ऑन रिटर्न बेस हम शो कर देंगे, वो 390 डिवाइड बाई 130 मल्टीप्लाइड बाई 100 ये करके। ये तो ओरिजिनल एंट्री हो गई किसकी बुक्स में? सेलर की बुक्स में। सेलर की बुक्स में एंट्री होनी ही नहीं, ना सेल बुक होनी है। हाँ, स्टॉक पड़ा उसके पास होगा, लेकिन रिकॉर्ड में हमारे आएगा। अब आप उस बंदे की मुझे काउंटिंग बताएं जिसने ये खरीदा है, जिसने ये खरीदा है बाय रॉयल फैन। रॉयल फैन उसने सेल बुक नहीं की, तो रॉयल फैन के पास पड़ा हुआ है, क्या परचेज बुक कर ले? क्यों? क्योंकि वो वापस कर सकता है। बुक्स ऑफ नो परचेज शुड बी रिकॉर्डेड इन द ईयर एंडेड 30/14 एंड इट शुड नॉट बी काउंटेड इन आवर। लेकिन हमारे पास पड़ा तो होगा ना रॉयल फैन के पास, तो डर क्या है गलती से हम उसे काउंट कर लें, तो इसलिए उसको काउंट नहीं करना, ये आपका स्टॉक नहीं है। रॉयल फैन के प्रेमिसेस में पड़ा हुआ है ना। सेलर कौन है? मेट्रो। तो मेट्रो ने बेचा, पड़ा किसके पास हुआ है? अब क्या करें मेट्रो वाले? दो काम, ये सेल बुक ना करें और स्टॉक में शो करें, और ये लोग क्या करें रॉयल फैन वाले? परचेज बुक ना करें, और इनका स्टॉक परचेज ही बुक नहीं हुई तो फिर इन्वेंट्री में भी शो करने की जरूरत। अब बताएं दोनों क्या गलती कर सकते हैं? बेचने वाला सेल बुक कर सकते हैं 20 जून को, पहली गलती। जब सेल बुक करेगा तो हम एज्यूम करेंगे अगली गलती कि उसने स्टॉक में भी काउंट नहीं किया, ये वो गलती कर सकता है। इस गलती को कैसे सही करेंगे? समटाइम्स अकाउंटेंट लॉन्गरी इंक्लूडेड इन सेल ऑन 20 जून एंड एट ईयर एंड ही फर्दर omits it while calculating. Now we will, what we will do? Reverse the sale debit debtor credit, pass to proportion 3 का 1. Add the stock lying with in physical count figure of stock. Already जो कुछ सवाल तो हमारा स्टॉक तो हमारी किताबों में आ रहा होता है ना, तो जो स्टॉक हमारी किताबों में आ रहा है वो तो वो होगा ना जो हमारे पास अपना पड़ा हुआ है, उसमें ये वाले स्टॉक को क्या कर दें? ऐड कर दें। डन? समझ आ रही बात? सेलर ने सेल बुक कर दी, कैसे सही करे? सेल डेबिट डेटर, और सेलर क्योंकि स्टॉक बायर के पास था, सेलर गिनना भूल गया तो स्टॉक में ऐड कर दें। बायर क्या गलती कर सकता है? परचेज में डाल दे, और स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ है तो स्टॉक में। अगर गलती से परचेज बना दी है तो इसको, और अगर गलती से स्टॉक में काउंट कर लिया है तो स्टॉक में से लेस कर देंगे। ओके, नोट, कभी कभी सवाल में एक्सपायरी डेट नहीं दी होगी, कभी कभी सवाल में कि तुम 1 महीने में वापस कर देना, ऐसे नहीं लिखा होगा। कभी कभी सवाल में एक्सपायरी डेट नहीं दी होगी, ऐसी सूरत में वो आमतौर पर बताता है कि कस्टमर ने साल के बाद वापस कर दी। अगर कस्टमर ने साल के बाद वापस कर दी हैं गुड्स, तो ऑब्वियसली भी एक्सपायरी का टाइम था तो ही वापस की ना, वरना तो नहीं कर सकता था। तो वरना कैसे वापस करता? अब अगर हमने अपने साल में सेल रिकॉर्ड कर चुके हैं तो वही ट्रीटमेंट करेंगे जो ऊपर डिस्कस हुआ। दूसरी बात मेरी दोबारा सुन लें, पेपर में एक सवाल आया कि जी 20 जून को सेल कर दिए और अगले साल 20 जुलाई को वो बंदा चीजें वापस करके चला गया, तो इसका क्या मतलब है? हमने क्यों ले ली होंगी? एक्सपायरी टाइम तो सवाल ने बताया नहीं, लेकिन ऑब्वियसली हमने क्यों ले ली होंगी? इसका मतलब है अगर कभी पेपर में ऐसा सवाल आ जाए कि 20 जून को बेची और 20 जुलाई तक वापस आ सकती हैं, तो हम सेल ही बुक ना करें, पहली बात ये होगी।
दूसरी बात, अगर कभी पेपर में ऐसा सवाल आ जाए कि 20 जून को बेची और अगले साल वापस कर गया, अब एक्सपायरी डेट बताई नहीं तो क्या करें? एज्यूम करें कि एक्सपायरी टाइम था ही तो वापस करके गया ना, वरना हम कैसे उसकी सेल को वापस मान लेते हैं। डन हो गया। अब इसको जरा जरा नजर मार लें, पास पेपर निकालें। देखिए अब टाइम तो लग रहा है चीजों में, नजर मार लें जरा, पास पेपर का क्वेश्चन निकालें। फोर तो किया हुआ है मेरे ख्याल से, 4 किया हुआ है, 3 किया हुआ है, कौन सा किया हुआ है? अब क्या आज आखिरी दिन यही कहना था आपने, हमने कौन से किए हैं? जाक मारते रहे पूरा सेशन। कौन सा किया हुआ है? 4 किए हुए हैं, 3 ये रेंट बताएं। 30 जून 15 सेल इंक्लूड 27 मिलियन। हमने सेल में डाल दिया 27 मिलियन। सेल मेड टू पहले तो देख ले हम सेलर हैं, पता चले बायर समझ के बैठे हो। हम कौन है? सेल इंक्लूड सेल मेड टू कस्टमर अंडर सेल, और ये तो सेल होती नहीं। सेल इंक्लूड सेल टू कस्टमर विच इज नॉट अ सेल। सेल और रिटर्न तो सेल नहीं होती, ये सेल में डाला हुआ है। तो इंटरेक्टिफाइंग एंट्री बताएं। सेल डेबिट, डेटर क्रेडिट। द सेल हैज बीन मेड एट कॉस्ट प्लस एंड द एक्सपायरी डेट इज अगला साल। एक्सपायरी डेट कब तक है? तो हम किस दिन खड़े होकर अकाउंट्स बना रहे हैं? 30 जून 15। अगर हम 30 जून 15 पे खड़े होकर अकाउंट बना रहे हैं और चीज अगले साल वापस कर सकता है कस्टमर, तो बबलू मोबाइल पे सेल रिवर्स नहीं होगी। तो सेल कैसे रिवर्स होगी? सेल डेबिट। और एक कोई क्लोजिंग स्टॉक सवाल में दिया होगा, इस 42 में आपने एक और स्टॉक जमा करना है जो हमने बेचा है और अगले तक बोले 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 पहुंच गया हुआ है, लेकिन वो स्टिल क्या कर सकता है? वापस कर सकता है। नंबर 1 सेल रिवर्स करेंगे और नंबर 2 अपने स्टॉक को बढ़ाएंगे। तेरी सादगी पे कुर्बान जाए गालिब। पेज नंबर 533, मीर तकी मीर। अच्छा यार मुझे बताएं, क्या दुनिया में कोई अच्छा अकाउंटेंट भी हो सकता है? दुनिया में कोई अच्छा अकाउंटेंट भी हो सकता है? अगर आप मुझे पास पेपर का क्वेश्चन 8 बता दें तो कमाल हो जाए। पास पेपर का यार वो नहीं पता मुझे, इतने एडहॉक बेसिस पे फिर आरजी काम ही होता है। सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अच्छा जी भाईजान, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? यार ये क्या है? गुड्स अंडर सेल ऑन रिटर्न एट कॉस्ट। ये असल में कुछ स्टॉक तो हमारा होगा जो मेट्रो का अपना है, कुछ अंडर सेल ऑन रिटर्न किसी और के पास हमारा स्टॉक पड़ा होगा। डन। किसी थर्ड पार्टी। ये तो अच्छा अकाउंटेंट है, इसने हमारा स्टॉक बी गिना और जो हमारा स्टॉक किसी और के पास अंडर रिटर्न बेस है वो भी इधर डाल दिया। डन। गुड्स अंडर सेल ऑन रिटर्न, गुड्स अंडर सेल ऑन रिटर्न इंक्लूड गुड्स कॉस्टिंग 26 मिलियन सेंड टू अ कस्टमर अंडर सेल और रिटर्न एग्रीमेंट एट कॉस्ट प्लस 50%। ये कॉस्ट दी है इसने, इसे सेल खुद निकाल देंगे हम। द लास्ट डेट ऑफ रिटर्न वॉज 30 दिसंबर 13। द लास्ट डेट ऑफ रिटर्न वॉज 30 दिसंबर 13। बताएं जी, सेल बुक करनी है, रिवर्स करनी है या इग्नोर कर दें? अच्छा मैं ये कह रहा था भाई कि पिछला जो सवाल था ना उसमें कुछ ऐसा बताया नहीं हुआ था कि किसी, हम इतने अच्छा है हमारा अकाउंटेंट है कि किसी के पास पड़ा हुआ स्टॉक भी उसे याद है। जब हम चीज़ें ज़बरदस्ती दो लोगों को भेज देते हैं ना, रख लो शायद बिक ही जाए, तो फिर हमें रिकॉर्ड होना चाहिए कि किस किस के पास हमारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये अच्छा अकाउंटेंट था।
इसने क्लोजिंग स्टॉक हमारा भी शो किया हुआ था जो गालिबन फिजिकल काउंट वाला था, और जो हमारा किसी और के पास पड़ा हुआ था वो भी इसने शो किया हुआ था, और हम बड़े खुश हुए ये देख के, यार क्लोजिंग स्टॉक अल्लाह का शुक्र है डेबिट साइड पे पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक में बैलेंस शीट में ले जाऊंगा अपनी। लेकिन अदर इंफॉर्मेशन ने बताया इसमें गुड्स अंडर सेल और रिटर्न का मतलब होता है एग्जैक्ट जाके ये लफ्ज ढूंढो ट्रायल में, ये मतलब होता है गुड्स और सेल और रिटर्न इनवर्टेड कॉमर्स, एग्जैक्ट ये वर्ड ढूंढो ट्रायल में। ये वर्ड जब हमने ढूंढा ट्रायल में तो 65 के बारे में उसने बताया 65 include 26 sent to a customer under sale or return agreement. The last date was 30 दिसंबर। अब वो 31 दिसंबर को अगर आके हमारे साल के एंड पे भी चीजें वापस लेके आएगा, हम कहेंगे बहुत देर कर दी तूने मेहरबान आते आते, बस 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 दफा निकल जाओ इधर से, अब तुम चीजें वापस। अब बताएं क्या ये 31 दिसंबर की शाम को ओए होए 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 अच्छा अच्छा यार बात सुन लो, क्या ये 31 दिसंबर की शाम को हमारा स्टॉक है जो हम अपनी बैलेंस शीट में शो करें? क्यों नहीं हमारा स्टॉक? तो बिक गया ना, वो वापस ही नहीं आ सकता, वो वापस आ भी जाए तो चपेड़े ही खाएगा, चपेड़े तो हमारे पास फ्री हैं, तो वापस आ भी जाए तो चपेड़े ही खाएगा। अब 65 में से कितना स्टॉक ऐसा है जो हमारा रहा ही नहीं? अब हम स्टॉक में डालें निकालें? स्टॉक से निकाल दें। आप मुझे बता दें, स्टॉक से जब आप निकाल देंगे तो दूसरा इफेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल पे जाना है ना। स्टॉक तो डबल एंट्री अगर आपने पूरी करनी है तो दूसरा इफेक्ट कहां से जाएगा? स्टॉक में से निकल जाएगा। स्टॉक क्रेडिट तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। तो स्टॉक में जब भी एडजस्टमेंट करें दूसरा इफेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाएं, ये यहां से इफेक्ट हो जाएगा। और सेल लगाएं या उल्टाएं? लगाएं, डालें। इसकी सेल या इसके 50% डाल के, तो 26 इंटू करें कितना आ गया? 39। 39 की सेल को क्या कर लें? बुक कर लें। 39 की सेल को क्या कर लें? बुक कर लें। क्लियर? ओके। Though it was not in my plan to get these concepts revised through past papers, but unluckily we have done it and we have wasted the precious time. You people were listening? Yes. Okay, that's nice, baby. अच्छा जी, चलो आगे। Okay, sorry. शाहीन वाला क्वेश्चन निकालें पेज 774 पे। ये हल्के हल्के से ना चीज़ों के ऊपर टच करा रहा हूँ थोड़ा सा। गुलाब जामुन चख लो, रसगुल्ला चख लो, और ये चमचम चख लो। चमचम, बड़ी खुशी है हमें आज तो। हाँ, आप भी कह रहे हो कि जान छुटी, मेरा दिल नहीं चाह रहा जान छोड़ने को। अच्छा, पेज 774 फाइनल अकाउंट। नहीं, लेक्चर नोट्स वॉल्यूम 2। पता नहीं किताब कौन सी चल रही है, वॉल्यूम 2 चल रहा है भाई, वॉल्यूम भी बता दिया करें। ओ भाईजान, वॉल्यूम 2 पेज 774। वॉल्यूम 1 का नहीं, वॉल्यूम 2 का। ABCDFGHIJK LM ABCDFGHIJK लेक्चर नोट्स वॉल्यूम, पेज नंबर 777 बबलू। Okay, we do have the tools, guy, to make it move as per our requirements, but these tools may work slow as expected. यार कुर्बानियां दिया करें सीए की खातिर। The following information has been extracted from draft financial, बस एक एडजस्टमेंट इसकी करानी है मैंने आपको। The following information has been extracted from draft financial statement of Shaheen Limited for the year ended 31 दिसंबर 14। ये आइटम्स देखें, बैलेंस शीट क्या आ रहे हैं, P&L क्या आ रहे हैं, और चाचू छड्डो उगते देख लो। ये आइटम्स किसके आ रहे हैं? रिक्वायरमेंट पढ़ें भाईजान, इंपॉर्टेंट सवाल है। रिक्वायरमेंट पढ़ें, क्या नहीं बनाने। मैंने तो आपको कहा था कि ट्रायल के अंदर या सवाल के अंदर अगर बैलेंस शीट के आइटम्स आ रहे हों तो नीचे अक्सर नोट्स मांगे होते हैं। तो अब ये सवाल नोट्स नहीं मांग रहा,
तो इसका मतलब है इसमें रेक्टिफाइंग एंट्रीज आ रही होंगी, डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन की एडजस्टमेंट्स नहीं होंगी, इसमें रेक्टिफाइंग एंट्रीज आ रही होंगी। अब सारी एडजस्टमेंट्स आप पढ़ के देख लें, उसमें रेक्टिफाइंग एंट्रीज आ रही होंगी। लीज बेचारी को इसने रेंट एक्सपेंस में डाल दिया, जो रेंट पे किया उसने, ये एडजस्टमेंट आपको एक दफा करवाई हुई है, लीज बेचारी को रेंट एक्सपेंस पे डाल दिया है, प्रोविजन डेटर की गलत कैलकुलेट कर लिया, ये सारी एडजस्टमेंट्स किसकी आ रही हैं? रेक्टिफाइंग। इसमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट मैं आपको करवा देता हूं मिसाल के तौर पे। क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड डैमेज गुड्स कॉस्टिंग ₹3 मिलियन। कॉस्ट कितनी है डैमेज की? 3 मिलियन। क्लोजिंग स्टॉक कितने? क्लोजिंग स्टॉक कितने? इसमें से डैमेज की कॉस्ट 3 which can be sold for 2.5 after repair of 0.4। तो इसके अगेंस्ट फ्यूचर में आएगा क्या? इसके अगेंस्ट फ्यूचर में जाएगा क्या? एनआरवी होती है ना, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट। एनआरवी 2.1, व्हाट इज लोअर? 2.1। इसमें किस पे पड़ा है? 3 पे। पड़ा किस पे होना चाहिए? मुझे लॉस की फिगर बताएं। 0.9। 0.9 की मुझे एंट्री बता दें। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट 0.9 डेबिट 0.9 क्रेडिट। लो जी, FR2 खत्म हो रही है, इन्हों दी एंट्री सुनो। 0.9 डेबिट 0.9 क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री, ये इसकी एंट्री होगी। ये एंट्री मैं कहां पोस्ट करूं? कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है मेरे पास, ये मैं भाईजान इन्वेंट्री में पोस्ट करें, चपेड़ा मारे यार। डबल एंट्री कैसे पोस्ट करूं मैं? डबल एंट्री कैसे पोस्ट करूं मैं? रिटेन्ड अर्निंग में। कंसोलिडेशन पड़ी हुई आप लोगों ने, अगर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो कहां डाल दें? तो एंट्री क्या बनेगी जी? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट। खर्चे बढ़ाने से अर्निंग, इसलिए अर्निंग डेबिट कर रहा हूं। खर्चे बढ़ाने से अर्निंग कम हो जाती है, इसलिए अर्निंग डेबिट कर रहा हूं। डन। अच्छा यार, नीचे ना उसने टैक्स रेट भी दिया हुआ है। टैक्स रेट कितने? नीचे उसने क्या दिया है? द टैक्स इज करेक्टली कैलकुलेटेड एक्सेप्ट ऊपर वाली गलतियां। तो ऊपर वाली चीजों पर टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ। अब क्या करेंगे? जितनी एडजस्टमेंट्स हैं सबको, जितनी एडजस्टमेंट्स हैं सबका P&L पे इंपैक्ट निकालकर एक ही दफा टैक्स को छेड़ेंगे। हमने छेड़ा हुआ एक दफा, कैसे छेड़ेगा? सिर्फ मुझे इस एडजस्टमेंट का टैक्स का इफेक्ट बता दें। खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट, प्रॉफिट कम होने से टैक्स। और ये जो इस तरह की एडजस्टमेंट होती है ना, ये डेफर्ड टैक्स में कर दिया करें। ये IAS 8 की एक पूरी बहस है जो अब आपको FR1 में नहीं कराई जाती, FR2 में करने का फायदा कोई नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे जाया होगा टाइम। इस तरह की एडजस्टमेंट्स ना डेफर्ड टैक्स में डायरेक्ट कर दिया करें। अच्छा बोले, खर्च डेफर्ड या करंट में जाना है उसको भाड़ में डालें, कर डेफर्ड में दिया करें। मुझे बताएं टैक्स बढ़ना है या कम होना है? खर्चा क्या हो रहा है? खर्चे बढ़ने से, प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम होगा। प्रॉफिट कम होने से टैक्स, टैक्स कम होने की एंट्री DTL डेबिट और DTE। और DTE तो मैं कर नहीं सकता क्रेडिट, DTE की जगह रिटेन्ड, लेकिन DTL का अकाउंट मैं ढूंढूंगा, DTL का अकाउंट ढूंढ के उसमें ये एडजस्टमेंट करूंगा। डन। अच्छा, वो सवाल में उसने लिखा हुआ था DTL की बजाय डेफर्ड टैक्स एसेट है, टैक्स में पड़ा हुआ है, वो छोड़ें। अगली चीज, एन इंपेयरमेंट टेस्ट वाज परफॉर्म ऑन 31 दिसंबर 14। फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज इज 25 एंड 27। आसान सी एडजस्टमेंट है, सारे बूथा ऊपर रखें। कैरिंग अमाउंट बताएं पेटेंट की। कैरिंग अमाउंट 28, फेयर वैल्यू 25, मैं भी कुछ शॉपर में डाल के दे रहा हूं। फेयर वैल्यू 25, वैल्यू इन यूज दोनों में से हायर 27। कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करते हुए टेंडल खेल रहे हैं यार। कैरिंग वैल्यू 28, हायर इंपेयरमेंट लॉस 1 रुपए। एंट्री 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 इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट और इनटेंजिबल एसेट कितने से? 1 से। दो एंट्रीज अब इकट्ठी हो गई हैं। आप मुझे स्टिल बता सकते हैं टैक्स पे इफेक्ट कैसे? कैसे? थोड़ी सी वर्किंग करके टैक्स पे इफेक्ट कैसे बता सकते हैं? थोड़ी सी वर्किंग करके
एक्सपेंस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। एक्सपेंस बढ़ रहा है, प्रॉफिट, इसी तरह बाकी एडजस्टमेंट्स करेंगे। ओवरऑल प्रॉफिट कम हो जाएगा, कितने से? जब प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम होने की एंट्री 1.9 से या रेट लगा के 0. ये आपको सवाल में नहीं मिलेगा क्योंकि ऑब्वियसली वो मैंने तो सिर्फ 2 एडजस्टमेंट्स का इंपैक्ट शो किया ना। 0.65 इस वक्त लिख नहीं रहा, 0.65 ओके किथे है तो चलें जी 0.65 ये एंट्री होगी। लेकिन डीटीई को किधर लेके जाएंगे? P&L है ही नहीं, तो इसको भी काट के रिटेन्ड अर्निंग। अब आप मुझे बता दें जो बैलेंस शीट का मुंह है उस पर इन्वेंट्री में से कितना माइनस होगा? 0.9। इंटेंजिबल में कितना माइनस होगा? 1। रिटेन्ड अर्निंग में कितना माइनस होगा? 1.9। इस एंट्री का इंपैक्ट बताएं। डीटीएल में कितना? डीटीएल स्लैश ए से कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद एसेट पड़ा ऊपर, डीटीएल स्लैश ए डेबिट, तो डीटीएल स्लैश ए में कितना डेबिट होगा? प्लस 0.64। और रिटेन्ड अर्निंग में कितना जाएगा? 0.64। डन। ठीक है यार, पार्ट सी देके आए फिर पार्ट डी शुरू करते हैं।